हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली इसके पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कंप्लीट किया था। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बारी आती है डेटा को प्रेजेंट करने की। दैट इज डेटा को जो है अब हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो है उसको बनाना है, ताकि अगर कोई भी उस डेटा को देख रहा है तो वहां से जो है वो कुछ एनालिसिस जो है वो ड्रॉ कर पाए, कुछ इन्फ्रेंसेस जो है वो निकाल पाए। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग यही समझने वाले हैं कि डेटा को किन मैनर में जो है प्रेजेंट किया जा सकता है, क्या जो है वेरियस हमारे पास में टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम लोग इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लें एक बार। तो सबसे पहले वुड बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, थोड़ा बहुत उसको जानेंगे। फिर जो वेरियस टाइप्स या मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, बेसिकली हम लोग करेंगे उस पर जंप। दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर। फिर आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, जो कि इसी का एक पार्ट बन जाएगा। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये होते हैं आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का पार्ट। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव्स एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। ठीक है, ये जो सब है ये किसका पार्ट है? तो दीज आर दी पार्ट ऑफ योर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसमें 4 जो है टॉपिक्स हमें देखना है। दैट इज वन इज योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फिर होता है आपका टेबुलर, फिर होता है आपका डायग्रामेटिक एंड योर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो हम इन चारों ही जो आपके टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, इन्हें वन बाय वन जो है बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हम लोग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें समझेंगे, उन्हें जानेंगे, कैसे टेबल बनाया जाता है, क्या होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये जो सारी चीजें हैं उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट इज विद द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. So the presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. ठीक है, तो जो है डेटा को इस पर्टिकुलर मैनर में जो है प्रेजेंट करना या उसे इस पर्टिकुलर मैनर में फॉर्म करना कि जो है उससे कुछ ना कुछ जो है समझा जा सकता है और एनालिसिस जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, देखो द सिंपलेस्ट थिंग इज कि जो एक स्टैटिस्टिशियन होता है उसका जो एक मेन मोटिव वी कैन से दैट इज कि जो एक लेमैन होता है ना, जो एक कॉमन पर्सन होता है जिसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर उसने आपके डेटा में से जो है चीजों को समझ लिया तो समझ लो आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपका जो सारी चीजें हैं वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, यू आर अ गुड रिसर्चर एंड जो है एक गुड लाइक इन्वेस्टिगेटर यू कैन से, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर का काम सिर्फ इतना नहीं कि उसने ये कर लिया कलेक्ट और हो गया काम खत्म। पूरी प्रोसेस होती है, कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, प्रेजेंट करो, सब कुछ करो। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है आपका सीक्वेंस में चलता है। ऑल राइट, so following are the well known forms of presentation: textual or descriptive presentation, tabular presentation, diagrammatic and graphical presentation. तो अब इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहीं तक जो है स्टिक रहेंगे। ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बहुत इजी है इसको समझना। प्रेजेंट कर रहे हो आप डेटा को किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, दैट मीन्स जो है आपने प्रॉपर जो है सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स जो है वो बनाकर अपना जो डेटा है उसको किया है क्या? प्रेजेंट। ठीक है, उसे कहा जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है ना वो भी आप लोगों को अपने ही जो थॉट प्रोसेस है ना उससे बनाना है। ऐसा कुछ नहीं कि जो बुक में लिखा है वही बनाना है आपको। आप खुद सोचो कि इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपको खुद को समझ में आने लगेंगे। और क्या होते हैं, कैसे सोचना है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस चलते जाओ, साथ साथ में आप लोगों को समझ में आ जाएगी, हाँ यार ये चीज तो है, ये तो हम भी फील करते हैं, तो बस उसी को तो लिखना है। तो जब मैं बताऊंगी तो यू विल बी लाइक दैट कि हाँ ये तो बहुत ईजी है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। सो डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट रेदर देन इमेजेस और ग्राफ्स, ठीक है। यहाँ पर हम इमेजेस या ग्राफ्स के थ्रू नहीं बल्कि टेक्स्ट के थ्रू जो है डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक टेक्स्ट के हिसाब से या टेक्सटुअल फॉर्म में जो है हमारा जो डेटा है उसको हम प्रेजेंट करने वाले हैं। So in a strike call given by the trade unions of shoemaking industry in the city of Delhi, 50% of the workers reported for the duty and only 2 out of 20 industries in the city were totally closed. अब इससे क्या समझ में आया है, इससे हमें समझ में आया कि एक जो है स्ट्राइक कॉल की गई थी ट्रेड यूनियंस के थ्रू शू मेकिंग इंडस्ट्री में, कहां पर, दिल्ली में। अब उसमें से हमें ये समझ में आया कि कुछ 50% वर्कर्स ऐसे थे जो कि ड्यूटी पर चले गए, मतलब कि काम करने वो लोग चले गए, ठीक है। और सिर्फ 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज, ठीक है, टोटल जो है 20 इंडस्ट्रीज थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज थी जो कि कंप्लीटली शट रही। तो ये चीज हमें इससे समझ में आ गया, ये जो हमारे पास में टेक्स्ट गिवन है तो ये एक काइंड से क्या है, डेटा है जिसको प्रेजेंट किया गया है टेक्सचुअल फॉर्म में, ठीक है। This is more suitable when the quantity of data is not very large. ये कब suitable है, जब आपका quantity of data बहुत ज्यादा large ना हो तब। अगर मान लो आपका data is very large तो आप जो है उसमें textual presentation use नहीं कर सकते हो। Reason being कि अगर मैं आपको एक लंबा चौड़ा सा पैरा दे दूं, आप उसको देखकर बोलोगे अरे यार ये क्या है, नहीं पढ़ना हमें, राइट। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में आपके पास में प्रॉपर जो है पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, बिग बिग पैराग्राफ्स एंड पूरी बुक्स टेक्स्ट ही टेक्स्ट से भरी है, तो वो बहुत ज्यादा क्या लगती है हमें कि ये क्या है। और वहीं आप जब किसी बच्चे की बुक देखते हो, बच्चा इन द सेंस जो लाइक नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकेंड क्लास में है, अगर हम उनकी बुक खोलते हैं तो हमें वो बुक्स बड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है, वहां पर आधी बुक तो जो है इमेजेस में भरी रहती है, आधी बुक में कुछ जो है फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स ये बने हैं, और जो है फिर बाकी का बचा कुचा जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उनकी बुक हमें बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ सब कुछ पिक्चराइज्ड हो गया, उनको देखकर ही अच्छा लग गया, राइट। तो जहां पर डेटा बहुत ज्यादा बिग होता है वहां पर एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो ये कहां पर सूटेबल है, जहां पर आपका डेटा स्मॉल हो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज सूटेबल जहां पर आपका जो है डेटा स्मॉल हो, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज लेस, ऑलराइट। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, सर्वेस कंडक्टेड बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एरिया अंडर पल्सेस हैज टेंडेड to shrink by 40%, while the area under rice and wheat has tended to expand by 20% between the years 2001 and 2011, ठीक है। तो एक जो है इसका एक और एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जो NGO के थ्रू एक क्या किया गया, सर्वे कंडक्ट किया गया है, उसमें यह समझ में आया कि पंजाब में जो है जो पल्सेस के अंदर एरिया है वो 40% से श्रिंक हो सकता है इन द ईयर 2001 to 2011, और जो राइस और व्हीट का जो एरिया है वो 20% से एक्सपांड होगा। तो ये चीज भी हमें जो है इससे समझ में आ गई है, ठीक है। अभी अगर मतलब ये लाइक हमारे पास में ये जो डेटा है दैट इज स्मॉल, तो हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज सूटेबल फॉर दिस थिंग। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आप जो है थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझा पाते हो, है ना। आपको ऐसा होता है ना कभी कभी आप भावनाओं में बह जाते हो आंसर लिखते लिखते, और फिर आप जो लिखने बैठते हो कि आपकी पूरी भावनाएं वहां पर व्यर्थ कर देते हो, ठीक है, जो है वहां पर शो कर देते हो, ऑलराइट। सो द सेंस इज व्हाट कि अगर आपको मान लो कहीं पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना हो तो यू कैन गो फॉर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। आप आराम से लिखो, खूब लिख लिख के समझा दो लोगों को कि क्या बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज बन जाता है। जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, जहां पर आपका डेटा जो है स्मॉल है वहां पर दिस इज लाइक गुड, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल। एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डिटेल होता है, ऐसा आधा आधा कोई भी जो है ना वो नहीं लिख के देगा आपको जो है सेंटेंस, या कोई जो है आधी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है तो फिर वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, एम्पल अमाउंट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। इंक्लूड्स शॉर्ट बट कंसाइज डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट तो होता है लेकिन जो है एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होता है। आपको बोला जाता है ना बेटा आंसर्स में घुमाओ फिराओ मत, एक ही चीज को 10 बार घुमा घुमा के मत लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, मार्क्स आपको मिल जाएगा, पेजेस मत भरो, ठीक है।
तो सेम वे में जब डेटा प्रेजेंट होगा तो वो पेजेस नहीं भरेंगे बेटा, वो क्या करेंगे, वो जो है एक प्रॉपर कंसाइज मैनर में जो एकदम टू दी पॉइंट चीजें हैं वो बताएंगे और उससे जो है चीजें हमें समझ में आ जाती है। इफेक्टिव फॉर स्मॉल डेटा, जहां पर स्मॉल डेटा है इट इज इफेक्टिव, ठीक है। अब अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल डेटा है उसको आप टेबल में नहीं बता सकते, भैया आप टेबल में क्या बनाए ऐसे बस ये बनाकर खत्म कर दे, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो फिर अब ऐसे केस में जो है आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो। प्रोवाइड्स द प्रेजेंटर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपर्ली, जो प्रेजेंटर है उसके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज वो लिख रहे हैं, तो लिखने में फिर थोड़ा अच्छे से हम लिख सकते हैं, ठीक है। वहां पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर चीज के मतलब यही पर्टिकुलर चीज तक लिमिटेड रहना है, ठीक है। क्या है आपके पास में प्रॉपर जो है वो एडवांटेज है कि आपको भर के लिखना है, भर के लिख दो, ठीक है। तो ये जो है ये एडवांटेजेस होते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के। ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर हमारे पास में डायग्राम्स, ग्राफ्स और ये सब नहीं होते हैं, अगर बुक में पूरा पूरा लिखा 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 होता है, मन नहीं करता पढ़ने का, ऐसा लगता है बाप रे इसको तो देखकर ही सर चकरा रहा है ना। तो बस वही चीज की जो आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो इतना ज्यादा जो है आपका अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता है, वहां पर इंसान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि वो जाकर जो है उस पर्टिकुलर डेटा को ना पढ़े। अगर वही चीज आप टेबल एंड ऑल के थ्रू करोगे तो वो एक लुक से ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत नजर भी चली गई तो उसे समझ में आ जाता है कि क्या चीज जो है दी गई है और क्या जो है ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। So this method of presentation is ineffective when the quantity of data is too large. ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर डेटा हमारा बहुत ज्यादा लार्ज है so this can't be used, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपका जो है किसी लाइक पर्टिकुलर जिसको समझना है वो देखेगा ही नहीं उस पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है, कोई यूज ही नहीं करेगा। If the data is not presented with proper facts and figures, it may lead to wrong analysis. अगर आपने प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए, ठीक है, अगर आप सिर्फ लिखने लग गए हो तो लिखने से कुछ नहीं होगा, वहां पर फैक्ट्स फिगर्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अगर आपने नहीं किए तो रॉन्ग एनालिसिस जो है वो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आई गेस आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं टैब्यूलेशन पर। टैब्यूलेशन जैसे कि हमें पता है टेबल्स को बनाना, ठीक है, तो बस वही चीज हमें करना है, हमें टेबल का ही फॉर्मेशन करना है, लेकिन कैसे किया जाता है उसको समझेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसे देखेंगे, क्या एसेंशियल चीजें होती है टैब्यूलेशन में उसको समझेंगे, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग डेटा और इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग इट इनटू टेबल दैट इज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। टेबल में रोज एंड कॉलम्स होती है, कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है वो एक बार देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है आगे तक क्योंकि हमें इसका यूज करना ही है, ठीक है। जब हम कॉलम्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो कॉलम्स जो है वो वर्टिकल होते हैं, ये वाले जो है दीज आर कॉलम्स, ठीक है, ये क्या है, ये आपके कॉलम्स है जो वर्टिकल है। एंड रोज क्या होती है, तो रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, दीज आर योर रोज, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, वर्टिकल वाले कॉलम है एंड हॉरिजॉन्टल वाली रो होती है, ठीक है। अब इनमें जो है कैसे डेटा को अरेंज करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। ये क्यों टैब्यूलेशन क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो है आप प्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है, और जो है एनालिसिस उसमें फैसिलिटेट हो सके। देखो कोई भी डेटा आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसका लास्ट मोटिव जो है ना, उसका जो मेन मोटिव है दैट इज उससे कुछ एनालिसिस जो है वो ड्रॉ कर पाना, ठीक है, उसको समझ पाना, ये जो है उसका एक मेन मोटिव होता है। ऑल राइट, तो जो है टैब्यूलेशन के हेल्प से जो डेटा है वो सिंप्लीफाई होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में चीजें आप जो है पैराग्राफ्स के थ्रू लिख रहे हो, अगर वही सेम चीज आप टेबल में ड्रॉ करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव वुड बी दैट टेबल। हमारी जो नजर है, एक जो भी पर्सन जो भी एनालिसिस उससे ड्रॉ करना चाहता है, जो अल्टीमेट यूजर्स होने वाले हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टेबल से एज कंपेयर टू दी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। आज आपकी बुक में एक जगह पर टेबल गिवन है, एक जगह पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन गिवन है, आपका अगर पढ़ने का मन नहीं है तो आप उस पैराग्राफ को छोड़ दोगे, लेकिन आपकी एक बार नजर चली जाएगी कि ये टेबल क्या बता रहा है आपको, ठीक है। तो वहां से जो है ना यही चीज, मतलब ये इस चीज को ऐसे बैठा लो कि टेक्सचुअल से ज्यादा बेटर कौन सा है आपका,
टैब्यूलेशन है, ठीक है। वो ज्यादा जो है सिंप्लीफाइड मैनर में आपको जो है डेटा प्रेजेंट करता है और ज्यादा अच्छे से जो है सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, ज्यादा इजी होता है टेबल्स को समझना एज कंपेयर टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है आपका टैबुलेशन एज कंपेयर टू योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। The purpose is to present a large mass of complicated information in an orderly fashion and allow viewers to draw reasonable conclusions and interpretations from them, ठीक है। जो आपका टैबुलेशन है उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो लार्ज मास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको सिंप्लीफाई करके लिखना। अब इसको जो है ना हम लोग डिटेल में भी समझेंगे कि ये लार्ज मास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा को टेबल के थ्रू कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है उस पर हम लोग बिल्कुल आएंगे आगे, हम लोग जब इसको और पढ़ेंगे तब, ठीक है। और जो है लाइक सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने का पीछे का रीजन क्या है कि जो भी हमारे यूजर्स हैं वो उससे जो है प्रॉपर इन्फ्रेंसेस निकाल सके, वो उसे प्रॉपरली जो है समझ सके, ठीक है। Now what are the objectives of tabulation? That means जो है इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके टैबुलेशन का, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। अब देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या थोड़ी बहुत चीजें जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में लार्ज डेटा है तो वो हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं जा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टैबुलेशन का यूज करेंगे या फिर जो है डायग्रामेटिक या ग्राफिकल का करेंगे। तो डायग्रामेटिक ग्राफिकल तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं, अभी हमें टेबल समझना है तो टेबल को समझते हैं, ठीक है। तो जो है टैबुलेशन के हेल्प से क्या हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब एक पर्सन को जो है ना वो टेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो टेबल को देखेगा, जो कॉलम्स एंड रोज की हेडिंग्स है उससे जो है उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर जो है जो सेल है वो क्या चीज आपको बता रहा है, ठीक है। तो जो डेटा है वो सिंप्लीफाई होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई होता है विद द हेल्प ऑफ टैबुलेशन। So when any information is tabulated, the volume of raw data is compressed and presented in a much more simplified manner. This facilitates easy comprehension and analysis of previously complex data. तो ये क्या करता है, ये जो है इजी कॉम्प्रिहेंशन जो है फैसिलिटेट करता है और जो है लाइक जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि ये पर्टिकुलर डेटा था हमारे पास में, इसमें अगर एक दो चीज और ऐड हो जाती तो आप इससे कुछ जो है इसको मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब ये ऐसे एक दो चीज जब और ऐड हो जाती तो उसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा बोलते हैं और उसी को जो है हम लोग अपने टेबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेबल के थ्रू जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हाईलाइट हो जाती है। आप ना बताते हुए भी कुछ इंफॉर्मेशन को बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर जो है टेबल्स। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं एक सर्वे कर रही हूं कि जो है वेरियस स्कूल्स में कितने जो है स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, ठीक है, इन क्लास 11th इन क्लास 12th, ऑल राइट। तो आपकी सिटी या आपका जो टाउन है वहां पर जो है मैंने ये क्या किया, एक सर्वे किया है, ठीक है। मान लो मेरे पास में 4-5 जो है स्कूल्स का क्या है सर्वे है मेरे पास में। अब अल्टीमेटली मैं तो बता रही हूँ कि कौन सी स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रॉपर डिवीजन किया है वो कुछ ऐसा किया है कि मैंने एक स्कूल लिया है, ए स्कूल, ठीक है, दिस इज अ ए स्कूल, देन वी हैव द बी स्कूल एंड सो ऑन। इसमें मैंने क्या किया कि गर्ल्स का सेक्शन अलग बना दिया, बॉयज का सेक्शन अलग बना दिया और एक जो है टोटल बना दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आएगा हमें कि कौन सी स्कूल में टोटल बच्चे सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज कि गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या है, ये चीज मैंने कहीं पर स्पेसिफाई नहीं की। मैं नहीं बोल रही कहीं पर भी कि मैं ये चीज को फाइंड आउट कर रही हूँ कि जो है गर्ल्स एंड बॉयज में रेशियो क्या है या जो है कितने गर्ल्स और कितने बॉयज जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से अगर चाहें हम लोग तो क्या चीज पर जा सकते हैं कि लिटरेसी रेट में क्या पर्टिकुलर चीज है, नॉट लिटरेसी जो है स्पेसिफिकली बट इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाली जो कंडीशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज पर जा सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के अगर नंबर में बहुत ज्यादा गैप है तो वील से कि नहीं यहाँ पर जो है इनइक्वालिटीज बहुत हैं, ठीक है। अगर वही चीज नंबर कम है, अगर गैप कम है
तो दैट इज थोड़ा इक्वल सोसाइटी है। तो ये पर्टिकुलर चीज है, मैंने कहीं पर इसकी जो है हेडिंग या कहीं पर नहीं लिखा है कि मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ पता है कि गर्ल्स और बॉयज कितना है, लेकिन जो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे वो अपने आप निकल कर आ गए। इनको जो है आप हिडन फैक्ट्स भी बोल सकते हो, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो आपका टैब्यूलेशन है वो आपको हिडन इंफॉर्मेशन को जो है वो भी उसे भी जो है एनालाइज करने का मौका देता है, और हिडन इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम लोग बहुत ही इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी सामने। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाज व्हाट, कि जो है कौन सी स्कूल में कितने पर्टिकुलर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने आप अलग ही उभर कर हमें दिखेगी, इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा फोकस है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना है, तो मैं ना इस पर फोकस करूंगी ना इस पर करूंगी, मैंने सिर्फ ये टोटल देख लिया, हो गया मेरा काम। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इजीली क्या हो सकती है, हाईलाइट की जा सकती है टैब्यूलेशन की प्रोसेस में। So since data is presented in a concise manner without any textual explanation, any crucial information is automatically highlighted without difficulty. Textual में क्या था, एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 10 जो है ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करना पड़ा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ये सारी चीजें हट जाती है जब आप टैब्यूलेशन करते हो। ठीक है, तो जब ये सारा फालतू के जो आइटम्स है वो हटे, तो हमारा जो डेटा है जो एक्चुअली में हमें जो है पढ़ना है या जिसे हमें एनालाइज करना है वो हमें अलग ही सामने दिखता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज। देन कुछ जो है पार्ट्स ऑफ टेबल पर आते हैं, दैट इज जो है जो आप टेबल बनाते हो उसमें क्या एसेंशियल चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। ऑल्सो जब हम टेबल बनाते हैं तो ये टेबल सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे क्या क्या पार्ट्स हैं उन पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है टेबल नंबर। नाउ आई विल से कि अगर आप लोग अपनी बुक खोल कर नहीं बैठे हो तो बुक उठाओ। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक उठाओ, सबसे बेटर है कि आप जो है आपकी स्टैटिस्टिक्स से उठा लो, बिकॉज इसमें आपके पास में टेबल्स ग्राफ्स ये होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक चैप्टर खोलो कोई सा भी, वहां पर आप लोग उसको पलटाओ, जो पहला टेबल आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल 4th वाला चैप्टर आपने ओपन अप किया है। ठीक है, तो 4.1 आपको दिखेगा, नेक्स्ट टेबल इज 4.2, 4.3, 4.4, 5th चैप्टर में गए 5.1, 5.2, 5.3। इससे क्या समझ में आया हमें, 4th चैप्टर का फर्स्ट टेबल, 4.2 4th चैप्टर का सेकेंड टेबल। अब अगर मैं 4.2 को पढ़ रही हूँ तो मुझे क्लियरली यहाँ पर है कि देयर इज सम 4.1 ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं 5.1 पढ़ रही हूँ तो मुझे क्लियर है कि अच्छा ये 5th चैप्टर का है, तो कुछ 4th चैप्टर में भी टेबल हो सकता है। तो टेबल नंबर्स जो है वो इसलिए एसेंशियल होते हैं कि आप इजीली लोकेट कर सकते हो। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चों जाकर जो है अपनी बुक में देखना कि 4.1 टेबल में ये चीजें गिवन है, अब आपको जो है ना पूरी बुक को ऐसे पलटाने की जरूरत नहीं है। यू नो 4.1 आपको कहाँ मिलेगा, आपको 4.1 आपके 4th चैप्टर में मिलेगा और जो फर्स्ट वाला टेबल होगा। तो ये चीज जो है मतलब जो टेबल नंबर है वो इसलिए एसेंशियल है कि आप इजीली जो है किसी भी पर्टिकुलर टेबल को लोकेट कर सकते हो और इजीली जो है आपकी सारी चीजें सीक्वेंस में रहती है, तो कोई कंफ्यूजन वाली जो चीज होती है ना वो क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, so each table should be numbered for easy identification and further reference. When there are many tables then these tables should be numbered in logic sequence. ठीक है, अगर बहुत सारे टेबल है तो उनको लॉजिक सीक्वेंस में आपको जो है क्या करना है, बताना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक जो है टॉपिक है टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन को जो है मैंने नंबर दिया 1, अगर मैं टैब्यूलेशन में कोई टेबल बना रही हूँ तो दैट इज 1। ठीक है, ऑल्सो ये 4th चैप्टर का पार्ट है फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये 4.1 हो गया। ठीक है, अब 4.1 इज बेसिकली आपका टॉपिक विच इज टैब्यूलेशन। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जाकर बुक में मत ढूंढने लगना, कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। टैब्यूलेशन के अंदर आई हैव वन मोर टेबल। ठीक है, इसी का एक सब टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ टेबल को। तो ये जो इसका सब टॉपिक है उसको मैं कैसे नंबर करूंगी, 4.1.1। इससे क्या समझ में आया कि 4.1 जो है उसका सब टॉपिक जो है दैट इज 4.1.1। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट टॉपिक पर गई तो फिर मैंने लिखा 4.2। ऑल राइट, आया समझ में। तो इस पर्टिकुलर मैनर में
अगर आपके वेरियस जो है सीक्वेंस में आपको टेबल चलाना है तो आप सीक्वेंस में उनको नंबर करो, अगर उनके अंदर का कोई पार्ट है तो उसको उस हिसाब से लॉजिकली जो है आपको नंबर करना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जिससे कि आप जो है लोकेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टेबल को, ठीक है। Subscripted numbers like 1.1, 2.1 etc are also used for identifying the table according to its location, ठीक है। Sorry, then comes what? Title. Title क्या होता है? आपका जो टेबल आपने बनाया है उसके ऊपर जो है आप एक टाइटल प्रोवाइड करते हो जो कि बेसिकली ये बताता है कि इस टेबल में लिखा क्या है, ठीक है। इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आई है। तो टाइटल इज समथिंग जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो टेबल है ये हमारे काम का है या नहीं है, सिंपलेस्ट, ठीक है। अगर टाइटल नहीं होगा तो टेबल का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज समझ में ही नहीं आएगा कि ये टेबल इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है। तो टाइटल जो होता है ना वो ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके टेबल की या आपके किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम ग्राफ की होती है, ठीक है। टाइटल से जो है चीजें वही क्लियर हो जाती है। अब जैसे कि मान लो आपके चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अगर चैप्टर का नाम नहीं दिया होता प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सीधा जो है टॉपिक से स्टार्ट हो जाते, बोल देते चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आपको कंफ्यूजन ही रहता कि हम ये सब कुछ पढ़ कहाँ रहे हैं, ये है क्या आखिर, टैबुलेशन क्या होता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज व्हाट? टाइटल। तो सेम मैनर में हर एक टेबल का भी क्या होगा? एक टाइटल होगा आपके पास में, और ये जो टाइटल है ये जो है कंप्लीटली क्या करने वाला है? स्पेसिफाई करेगा कि क्या चीजें इसमें आई है। जो टाइटल होता है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि टाइटल जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि इस पूरे डेटा में है क्या, ठीक है। तो ये जो है ये क्वालिटी आपके टाइटल में जरूर होनी चाहिए। सो अ सुटेबल टाइटल should accompany every table. Title is a brief explanation of the contents of the table. The title should be clear, self-explanatory and free from any ambiguity. Ambiguity मतलब confusion से free, ठीक है। In some cases it becomes desirable to use long title for the sake of clarity. अगर जरूरत है कहीं पर तो जो है आप लॉन्ग टाइटल्स को यूज कर लो ताकि क्लैरिटी मिले। बिकॉज देखो अगर कोई भी पर्सन है तो वो आपके टाइटल को पढ़कर ही आपके पास में आएगा, ऐसे ही नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए जो है टाइटल को हम अगर लग रहा है तो थोड़ा बहुत उससे बड़ा भी रख सकते हैं। In these situations, a catch title may be given above the main title. For example, the firm's name may appear as a catch title and what is contained in the table may come thereafter. अब अगर मान लो आपका टाइटल थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो आप एक कैच टाइटल रख सकते हो, दैट इज एक ऐसा पर्टिकुलर टाइटल रख सकते हो जिससे जो है लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपके टेबल के साइज पहुंचे, आपके टेबल को जो है पढ़ने के लिए आए। ऑलराइट, क्या जो आपका मेन टाइटल है अगर वो बड़ा है तो एक कैच टाइटल छोटा मोटा हमने रख दिया तो उससे क्लियर हुआ अच्छा ये इसका कुछ डेटा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हमारा जो है कोई भी टाइटल बहुत बड़ा है, वी हैव अ कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमने ऊपर कंपनी का नाम डाल दिया तो अब लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो है HUL से रिलेटेड कोई जो है डेटा यहाँ पर हमारे पास में है। तो दैट थिंग ब्रिंग्स व्हाट? क्लैरिटी, ठीक है। देन कंटेंट ऑफ द टाइटल, टाइटल में जो है क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो इट इज बेसिकली आपका नेचर ऑफ डेटा, इट वुड बी कंटेंट ऑफ द टेबल नॉट टाइटल, ठीक है। जो आपका टेबल है उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे, नेचर ऑफ द डेटा दैट इज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, कि आप डेटा को जो है कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो, आप उसको टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो, प्लेस के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो, कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, ये चीज होगा। सब्जेक्ट मैटर आपका क्या होने वाला है, दैट इज आप जो है आपके टेबल में क्या क्या चीजें लिखने वाले हो, एंड द सेंसेस की टेबल जो है वो मेनली आपने बनाया क्यों है, ठीक है। प्लेस टू विच डेटा रिलेट्स, ये डेटा कहाँ से रिलेटेड है, अगर कोई जो है प्लेस स्पेसिफिक है कि अगर वो चीज आप प्रेजेंट करोगे तो दैट वुड बी गुड, तो आपको बताना चाहिए कि जो है आपका जो डेटा है वो किस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड है, ठीक है। टाइम टू विच डेटा रिलेट्स, किस टाइम से रिलेटेड है, इस ईयर का, लास्ट ईयर का, इस मंथ का, लास्ट मंथ का, किस उस पर्टिकुलर से, ठीक है।
सोर्स ऑफ डेटा, आपका डेटा का सोर्स क्या है, आपने कहाँ से इस डेटा को कलेक्ट किया है। इफ अगर वो प्राइमरी सोर्स है तो यूजुअली हम लोग नहीं बताते हैं, मतलब सोर्स नहीं लिखते हैं। इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स तो फिर उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने ये डेटा उठाया है एनएसएसओ की वेबसाइट से, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है you can like give the sources and reference of the data, ठीक है। references basically कि जो है वो सोर्स से ही जाते हैं कि अगर किसी पर्सन को पूरा डेटा देखना हो तो वो उस पर्टिकुलर जो है जगह पर जा सकता है जहां से आपने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कंटेंट्स। देन कम्स टू कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। देखो अब हम लोगों को पता है कि टेबल की दो एसेंशियल चीजें हैं, दैट इज व्हाट, कॉलम्स एंड आपकी रोज, राइट। तो अब कॉलम्स एंड रोज जो होती है ना उसमें हम लोग स्पेसिफिकली बताते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 23, तो ये 23 किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है उसकी मैं हेडिंग देने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे समझ में आएगा कि 23 क्या बता रहा है। सेम वे में यहाँ पर भी कुछ हेडिंग देंगे। तो जब आप इस कॉलम की हेडिंग दे रहे हो कि यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसकी हेडिंग देते हो तो उसको बोला जाता है कॉलम हेडिंग। और अगर स्पेसिफिकली हम जो है इसके टर्म्स पर जाएं तो दैट इज नोन एज कैप्शंस, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स को क्या कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है। ऑल राइट, सो कैप्शन refers to the headings or designations of vertical columns. Captions are generally written in the mid of the columns, ठीक है। तो जो है ये मिड ऑफ द कॉलम मतलब ऐसे कॉर्नर में हम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिडिल में रहे, ठीक है। अदरवाइज मैं कुछ ऐसा अगर मेरा कुछ कैप्शन लिख रही हूँ, दैट इज जो डेटा है वो लिख रही हूँ ABC, ये इतना अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो वो इतना अच्छा जो है अट्रैक्टिव लुक नहीं देता है, ठीक है। इसलिए जो है मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम ऐसे मिडिल में लिखते हैं, ठीक है। तो दैट गिव्स अ मोर अट्रैक्टिव लुक, ठीक है। तो कॉलम हेडिंग को क्या कहा जाएगा, कैप्शन कहा जाएगा। एप्रोप्रिएट कैप्शंस जो है वो हमें यूज करने होते हैं। ऑल राइट, देन कम्स टू स्टब्स और दी रो हेडिंग्स। अब जैसे हमने कैप्शन बनाया है वैसे हम जो है रो हेडिंग भी बनाएंगे। अगर हमने किसी कॉलम को हेडिंग दी है तो सेम वे में रो को भी तो हेडिंग देनी पड़ेगी। तो ये जो रो की हेडिंग होगी ना बेटा, जो कि इस पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करेगी, दैट इज बेसिकली नोन एज स्टब्स, ठीक है। कॉलम हेडिंग को हम कैप्शन बोलते हैं, रो हेडिंग को हम स्टब्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे जो है स्टब्स कहा जाता है। तो स्टब refers to the headings of the horizontal row. A brief description of the row heading may also be given at the left hand top in the table. Basically आपने एक ये टेबल बनाया, ठीक है। मान लो ये कुछ हमारा टेबल है। अब इस रो से स्पेसिफिकली जो हेडिंग है वो आपने लिख दी यहाँ पर, इस रो से स्पेसिफिक जो हेडिंग है वो आपने यहाँ पर लिख दी, इससे हेडिंग यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, तो यहाँ पर जो है एक ऐसी हेडिंग भी दी जा सकती है जो इन सबको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है भोपाल, दिल्ली, जयपुर, तो अब मैंने जो है यहाँ पर हेडिंग दे दी है दैट इज सिटीज। तो इससे क्या समझ में आया कि जो वेरियस सिटीज है दे आर दीज, और उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हम लोग पर्टिकुलर चीज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब हम टेबल को बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमने इधर रो हेडिंग दे दी, इधर कैप्शंस दे दिया और अपना काम चालू कर दिया। इसको आप जो है जो वेकेंट है वो नहीं छोड़ोगे, दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हेडिंग हमें यहाँ पर भी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। Two or more columns or rows with similar headings may be grouped under a column heading to avoid repetition. Such arrangements are called subcaptions or substubs, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को एक जो है एग्जाम्पल दिया था, स्कूल ए, स्कूल बी, गर्ल्स, बॉयज, जो टोटल पॉपुलेशन है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है वो। तो आप जो है एक चीज क्या करोगे आप लोग, आपने लिखा है स्कूल ए, ठीक है, इधर लिखा आपने स्कूल बी, ठीक है। अभी मान लो कि हमें जो है इसको सब डिवाइड करना है, तो आप कुछ ऐसे कर दोगे गर्ल्स बॉयज, ये एक जो है प्रॉपर डिवीजन, फिर इधर आपने ले लिया गर्ल्स, इधर ले लिया आपने बॉयज, ठीक है। मान लो इधर रो में जो है आपकी और कुछ चीज भी हमने इधर स्पेसिफाई की है। तो इस पर्टिकुलर मैनर में जो है आप आपका जो है सब टाइटल्स दे सकते हो, कैप्शंस भी बना सकते हो एंड रोज भी बना सकते हो, दोनों चीजें इज पॉसिबल। ये सारी चीजें हम लोग जो है ना अपना जो पार्ट 2 होगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सब कुछ करना होता है। अब इसका जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसका बोलने का मतलब ये था कि ये मत करना कि स्कूल ए लिखा आपने
वहां पर लिखा गर्ल्स, फिर नेक्स्ट में आपने फिर लिखा स्कूल ए बॉयज, फिर इधर लिखा आपने स्कूल बी गर्ल्स, स्कूल बी बॉयज। तो ये चीज जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन होगा, वो अच्छा लुक नहीं देगा। इससे बेटर इज दिस लुक कि आप जो है इसको और फर्दर सब डिवाइड कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर कैप्शंस को सब डिवाइड किया है वैसे सेम मैनर में हम रोज को भी जो है सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Columns and rows should be numbered for references and to facilitate comparison. A caption or a step should be self-explanatory. जैसे टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है ना, वैसे जो आपके कॉलम हेडिंग्स और जो आपका रो हेडिंग्स है दैट इज कैप्शंस एंड स्टब्स हैं, दे नीड टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। ये नहीं कि जो है कुछ एम्बिगियस, कुछ जो है कंफ्यूजन वाला जो है हमारे पास में कुछ चीजें गिवन हो, ऐसे पर्टिकुलर हमें टाइटल्स देने हैं जो कि प्रॉपरली समझा रहे हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। It is necessary to give units of measurement wherever necessary with the stubs and captions in small brackets, ठीक है। तो जहां पर भी जरूरत है वहां पर आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देने हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है दैट इज इन लैक्स, लेकिन मैंने टेबल में जो लिखा है दैट इज आई हैव रिटन 10, 20, ठीक है, 30, 40, ये है क्या, ये लैक्स में है। तो इसके ऊपर जब मैं यहाँ पर लिखूंगी कैप्शन लिखूंगी तो वहां पर मैं इन ब्रैकेट लिखने वाली हूं इन लैक्स। तो इससे समझ में आया हमें कि ये 10 लाख है, 20 लाख, 30 लाख एंड 40 लाख, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखो। और अगर मान लो आपका जो पूरा टेबल है, जो वेरियस कैप्शंस और स्टब्स है, अगर सब में एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर यूज हो रहा हो तो उसको आप जो मेन टाइटल लिखते हो ना उसके पास में भी ब्रैकेट लगाकर लिख दो तो चलेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट है अलग अलग आपके कैप्शन स्टब के लिए तो स्पेसिफिकली अलग अलग जगह पर मेंशन करो। अगर पूरे टेबल के लिए सेम है तो एक ही जगह पर मेंशन कर दो, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक। चलो नाउ कम्स द बॉडी ऑफ द टाइटल। अब सब कुछ हमने इधर उधर की चीजें पढ़ ली, नाउ द मेन थिंग, हालांकि मेन सब कुछ है लेकिन यहां से जो है एक्चुअल में जो डेटा है वो हमें मिलने वाला है, दैट इज बॉडी ऑफ द टाइटल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके जो ये रोज कॉलम्स है वो कैसे होंगे, आपने इधर जो है क्या कर दिया, आपके कैप्शंस लिख दिए, आपके स्टब्स लिख दिए, टाइटल दे दिया, टेबल नंबर दे दिया, जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपने वो लिख दिया। अब ये वाली जगह यहाँ पर जो आपका एक्चुअल डेटा आने वाला है, एक्चुअल फिगर्स आने वाले हैं, उसे कहा जाता है बॉडी, ठीक है। तो अब जो है किसकी बारी आती है, बॉडी ऑफ द टेबल की, कि आपका जो टेबल है उसकी बॉडी में आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे जो है प्रेजेंट करोगे। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल एज इट कंटेन्स डेटा, दैट इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, यहाँ पर जो है हमारे पास में डेटा है, अगर यही नहीं होगा तो डेटा है ही नहीं, फिर कुछ सिर्फ ऐसे ही हमने ब्लैंक बना दिया, ठीक है। So location of any one figure or data in a table is fixed and determined by the rows and columns of the table, ठीक है। The size and shape of the main body should be planned in the view of the nature of figures and the objective of the investigation, ठीक है। जो टेबल है या जो मेन बॉडी है इसका साइज एंड शेप कैसा रहेगा वो हमें अपने डेटा को देखकर रखना है, ठीक है। अगर जो हमारा डेटा है दैट इज वेरी बिग, उसमें अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं तो एक जो है ना इनफ यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए कि सारे नंबर्स या जो पूरा एक पर्टिकुलर नंबर है उसके सारे डिजिट्स आ जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर हम कोई मेजर्स ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि किसके अकॉर्डिंग जो है मतलब हमारा जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है। अगर हमारे जो फिगर्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़े जो है इनके लिए हमने सेल्स बना दिए हैं। बेसिकली ये जो एक एक सिंगल होता है ना इसको हम सेल बोलते हैं, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो मेरे पास में नंबर है 12, ठीक है, और सारे नंबर्स जो है वो 2 डिजिट या सिंगल डिजिट है और उसके लिए जो मेरे सेल्स हैं वो इतने बड़े हो जाए, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, एक प्रॉपर जो है ना अप्रोप्रिएट जो है हमारा साइज एंड शेप हमें रखना है। और ये चीज डिपेंड करेगी, ये चीज जो है हमें जो है ये जो है सोचना होता है एंड बनाना होता है किसके अकॉर्डिंग, जो डेटा आपके पास में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो वो डेटा को देखकर जो है आप लोग उसको ले लोगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई डेटा है,
कुछ ऐसा मेरे पास में डेटा है और इसके लिए मैं मान लो अगर जो है अपना सेल बना दूं इतना छोटू सा, तो अब यहाँ पर मुझे फिर जो है छोटे छोटे डिजिट्स लिखने पड़ेंगे एंड वो क्लियरली दिखेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो है हमें एक एप्रोप्रिएट जो है शेप एंड साइज जो है वो मेंटेन करना है अपने टेबल का, डिपेंडिंग ऑन द जो हमारे पास में डेटा है उसके हिसाब से। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल सो दैट इररिलेवेंट डेटा डू नॉट फाइंड प्लेस इन द टेबल। ठीक है, जो भी इररिलेवेंट डेटा है जिसका कोई काम नहीं है वो हमारे टेबल में ना आए, इसका ध्यान हमें रखना है। तो उसके लिए हमें जो है प्रॉपर जो पूरा डेटा है उसको स्टडी करना है और उसको जो है प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। ठीक है, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो चीज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी कि कैप्शंस और जो स्टब्स है उनमें जो है हमें अपने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स लिख देने हैं। अगर अलग अलग हैं तो हम लोग हर एक पर्टिकुलर कैप्शन और स्टब में लिख देंगे। अगर मान लो पूरे टेबल का एक सिंगल जो है कॉमन जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो वो टाइटल के साथ में जो है मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स इन द टेबल दैट इज एक्चुअल डेटा should always be stated along with the title if the unit does not change throughout the table। ठीक है, अगर जो यूनिट है वो थ्रू आउट द टेबल चेंज नहीं हो रहा है तो वो उसे जो है हम अपने टाइटल के साथ में ही स्पेसिफाई कर देंगे। However, if there are different units for rows or columns, then these units must be stated along with stubs or captions। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर जो है हमें प्रॉपरली क्या करना है उसको जो है लाइक स्पेसिफाई करना है हर एक पर्टिकुलर स्टब्स एंड कॉलम्स में। इन केस ऑफ लार्ज फिगर्स दे शुड बी राउंडेड अप एंड द मेथड ऑफ राउंडिंग शुड बी इंडिकेटेड। अगर हमारे पास में बहुत लार्ज फिगर्स हैं तो उन्हें जो है हम राउंड अप करके लिख देंगे और हमें स्पेसिफाई करना रहेगा कि हमने कैसे राउंड अप किया है उसको। ठीक है, राउंडेड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ द लाइक 5s और 0s और कैसे आपने उसको राउंड ऑफ किया है वो चीज आपको स्पेसिफाई करनी रहती है। ठीक, then head notes, now basically what are head notes? So in case the main title fails to convey the complete information, a head note is also given in small bracket in prominent words just below the main title। head note, ठीक है, head ऊपर है तो that means ऊपर अगर हम मतलब हमारा जो टेबल है वहां पर हम लोग ऊपर अगर हम लोग कोई नोट दे रहे हैं, अब नोट हम क्यों देंगे, मान लो जो हमारा मेन टाइटल है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर पाया हो, हमने ये पर्टिकुलर फीचर पढ़ा है कि जो टाइटल होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, लेकिन मान लो हमारा जो डेटा है वो बहुत सारे फीचर्स शो कर रहा है और वो सब कुछ जो है हम अपने मेन टाइटल में नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन है जो कि बताना जरूरी है लेकिन वो मेन टाइटल में नहीं आ पा रही है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि टाइटल के जो है जस्ट बिलो यहाँ पर हम एक हेड नोट बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली दी हेड नोट। इससे जो है चीजें और क्या हो जाएगा आपका क्लैरिफाई हो जाएगा एंड जो भी यूजर है उन्हें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो हेड नोट इज इंसर्टेड टू कन्वे ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन about the data, also known as preparatory note। head notes का other name is what? preparatory notes। ठीक है, then आता है source note। source note is basically source note, what was the source जहां से आपने इस डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका सोर्स नोट होगा। अब सोर्स नोट बेसिकली क्या स्पेसिफाई करेगा, सोर्स नोट जो है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि आपका जो है डेटा आपने कहां से उठाया है, कहां से जो है आपने डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो सोर्स नोट रेफर टू द सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। सोर्स नोट इज गिवन इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगर सेकेंडरी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है तो हम सोर्स नोट प्रोवाइड करते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर जो है ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा था उसमें से इस पर्टिकुलर डेटा को जो है हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, if a reader desires to refer the original data, the source note helps him to locate the primary data। ठीक है, तो source note से होता क्या है बेसिकली कि जो भी रीडर है, मान लो अगर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए हो या अगर जो है उसको और ज्यादा स्पेसिफिकली कहीं पर कुछ देखना हो तो वो सोर्स नोट के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर डेटा पर जा सकते हैं जहां से हमने इंफॉर्मेशन को उठाई है, तो और जो है लाइक और डिटेल्ड जो इनसाइट है वो मिल सकता है। ठीक है, सोर्स नोट इज जनरली रिटन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। अब हेड नोट कहाँ लिखा हमने, ऊपर लिखा है, सोर्स नोट को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमने एक टेबल बनाया और स्टार्टिंग में ही अगर हम उसका सोर्स नोट दे देंगे तो पर्सन इस सोर्स नोट को पढ़ के हमारे टेबल को क्यों पढ़ेगा, सीधा वहां चला जाएगा।
राइट। तो इसके लिए सारी चीजें लॉजिकली अरेंज्ड होती है कि टेबल के बाद में, टेबल के नीचे जो है सोर्स नोट लिखा जाता है, ताकि जब एक पर्सन ने सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद में उन्होंने सोर्स देखा और उन्हें लगा कि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो दे कैन गो हियर। ठीक है, तो ये जो है ना सब कुछ आपके पास में जो है ना सब कुछ बहुत ही लॉजिकली जो है अरेंज्ड होता है, हमें उस लॉजिक से ही चलना है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स नोट में भी इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, ऐसे ही जहां से भी आपने कलेक्ट किया है वो सोर्स लिख दो, ठीक है, तो वो आपका सोर्स नोट बन जाएगा। What is the importance of source note? So it gives credit to the source, person or group who collected the data. देखो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है कि हम जो भी एक जो भी एक्चुअली में जिसने भी मेहनत की है उसको हम क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये काम आप इसके अलावा अपनी लाइफ में हर जगह पर किया करो कि क्रेडिट जरूर प्रोवाइड किया करो। यू शुड शो द ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जो पर्सन है या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे होते हैं कि नहीं वो खुश है। अब ऐसे केस में वो खुश है, वो हमारे जो है ना काम में फिर जो उंगली नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, वो हमें हमारे साथ में जो है ना कोई भी काइंड ऑफ ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं आपने ऐसा कैसे किया, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम कॉपीराइट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आपने क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया, दैट पर्सन इज खुश कि चलो हमें तो अपना क्रेडिट मिल गया कि ये डेटा हमसे ले आ गया है। तो ऐसे ही जो है क्रेडिट वगैरह जो है हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। It provides a reference to the source material which may be more complete. इसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। It provides some idea of the reliability of the data and the source. जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी जो है ना वो थोड़ी यहाँ पर शो की जाती है, दैट उससे थोड़ा सा ये भरोसा होता है कि हाँ जो डेटा है दैट इज रिलायबल, उस पर भरोसा किया जा सकता है बिकॉज ये उस पर्टिकुलर जगह से इसको कलेक्ट किया है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे से कलेक्ट किया है तो मतलब कि नहीं यार वो वहां पर ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इसके लिए ये जो डेटा है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो जो है ना आपका सोर्स नोट इस चीज में भी आपको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देन फुट नोट्स, नाउ हेड नोट्स ऊपर आए थे, फुट नोट्स कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। बेसिकली फुट नोट्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। फुट नोट्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का लास्ट पार्ट इज व्हाट, फुट नोट। फुट नोट्स एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डेटा कंटेंट of the table which is not self-explanatory or has not been explained earlier। अब मान लो कोई डेटा हमने जो है यूज किया है, ये कुछ नंबर लिखा है यहाँ पर, ये चीज आप लोगों ने देखी होगी कई बार, ये कुछ नंबर लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है और वो स्टार जो है वो फिर आपके डेटा के एकदम लास्ट में बना होता है और उसके आगे कुछ कुछ चीजें लिखी होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज फुटनोट। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसका कुछ तो बात है या इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जिस विच नीड्स टू बी रिटन हियर एंड विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन टू यू पीपल, ठीक है। इसको फुटनोट कहा जाता है। अब थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ आपको, इंग्लिश बुक्स आप लोग ने जो आपके प्रीवियस क्लासेस में अभी भी आप लोग इंग्लिश बुक्स को प्रेफर करते हो, जो पढ़ते हो, उसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो है आपके पास में पूरा चैप्टर लिखा है या कुछ जो है पोएम एंड ऑल लिखी हुई है एंड बिटवीन दैट देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ होते हैं। या आपने आपकी दूसरी बुक्स में भी देखा होगा, ठीक है, पॉलिटी में या जो है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सब में देखा होगा कि ये चीज होती है। और वहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कुछ टर्म लिखा है, उसके आगे ऐसा कुछ स्टार बना है या फिर उसके आगे ऐसे नंबर डला है 1, ठीक है, उसके बाद में एक और कोई सा वर्ड है उसके आगे उसके ऊपर नंबर डला है 2। और अगर आप उस पेज के लास्ट में देखोगे तो ऐसी लाइन के बाद में यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है और उनका एक्सप्लेनेशन लिखा है। These are footnotes। ऐसे ही होते हैं फुटनोट्स, या आपके टेक्स्ट में लिखे हैं वो आपके टेबल में लिख कर देंगे, ठीक है। तो फुटनोट्स आर बेसिकली कि आपके डेटा में कुछ चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो हम जो है फुटनोट्स का यूज करते हैं ताकि जो है सारी चीजें क्लैरिफाइड रहे और जो है सारी चीजें जो है वो क्लियर रहे सभी को, ठीक है। सो फुटनोट्स आर मेंट टू क्लैरिफाई एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर from the heading, title, stubs, captions, etc. When there are more than one footnote, they are sequentially numbered, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे जो है नंबर कर दिए जाते हैं। Footnotes are generally used for the following reasons: to point out any exceptions to the data, अगर कोई भी एक्सेप्शन है डेटा में तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, कि अच्छा ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये थोड़ा सा अलग है या उसमें कुछ चीज अलग है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमने फुटनोट बनाया। एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द डेटा एंड टू क्लेरिफाई एनीथिंग इन द
डेटा, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है फुटनोट्स यूज किए जा सकते हैं। ऑल राइट, तो हमने वेरियस जो है पार्ट्स ऑफ डेटा पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़ लिया है। अब उसी चीज को यहाँ पर एक जो है प्रॉपर मैनर में हम लोग देख लें। तो इट इज बेसिकली सबसे ऊपर आ गया आपका टेबल नंबर, फिर आ गया आपका टाइटल, फिर अगर हेड नोट अगर कुछ है हमारे पास तो उसके बाद में वी हैव दी कैप्शन, ठीक है, दैट इज कॉलम हेडिंग। अगर इसको और सब डिवाइड करना है तो ये इसके सब हेड्स आ गए। मान लो अगर सब हेड्स का भी सब हेड करना है तो वो जो है उसको आप और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन ये आपकी जो है रो हेडिंग है, दैट इज यहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई है उसकी एक हेडिंग हम लोग दे देते हैं। देन वी हैव दी स्टब एंट्रीज और दी रो एंट्रीज, ऑलराइट, जो कि स्पेसिफिकली एक एक पर्टिकुलर रो को क्या कर रही है, स्पेसिफाई कर रही है। यहां पर है आपका टोटल ऑफ रोज एंड दिस इज योर टोटल ऑफ कॉलम्स। इस चीज को समझना, मान लो यहां पर हमारे पास में कुछ नंबर लिखा है, ठीक है, ये कुछ नंबर लिखे हैं, तो इन सब का टोटल करके आप यहां पर लिखने वाले हो। ये क्या, यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो इस कॉलम हेड का क्या आएगा, टोटल आएगा। तो इट इज बेसिकली जो आपके टोटल ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पर आएंगे और जो टोटल ऑफ रोज है वो इधर आएंगे। जैसे कि मान लो ये पर्टिकुलर जो है आपके इस रो में लिखे हैं, तो इस रो का टोटल कितना हो गया, दिस इज 80। तो ये जो 80 स्पेसिफाई कर रहा है कि आपकी जो ये वाली रो है उसका टोटल इज 80, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल ऑफ रोज आता है। देन आफ्टर द टेबल हमारे पास में क्या है, सोर्स नोट एंड फुट नोट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैनर में जो हमारा टेबल है वो बनाया जाता है। ऑल राइट, आई गेस जो पूरा फॉर्मेट है ऑफ द टेबल वो आप लोगों को क्लियर है। अभी एक जो है टेबल विथ प्रॉपर जो है डेटा हमारे पास में है, यू कैन सी हमने टेबल नंबर लिखा है 4.5, उसके बाद में हमने टाइटल दिया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन, ठीक है। ये हमने इसका जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा है, दैट इज इन करोड़। तो ये ऊपर ही दे दिया, इसका मतलब कि पूरा जो डेटा है वो करोड़ में है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में वी हैव टेकन लोकेशन, लोकेशन जो कि इसकी आपकी रोज की हेडिंग हुई, इसमें आपने लिखा रूरल अर्बन एंड ऑल राइट। इसको आपने फर्दर डिवाइड किया जेंडर में, मेल फीमेल टोटल, रूरल में मेल फीमेल, अर्बन में मेल फीमेल एंड टोटल में मेल फीमेल, ऑल राइट। इधर हमारे पास में है वर्कर्स जो कि एक कैप्शन है, वर्कर्स को हमने डिवाइड किया मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड फिर आ गया आपके पास में टोटल, और एक कैप्शन हमारे पास में नॉन वर्कर्स का, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन वर्कर्स एंड देन वी हैव दी टोटल। अब सारी जो है इंफॉर्मेशन हमने पुट की। अब अगर यहां से मैं आपको कोई भी नंबर बोलूं, मैं बोल रही हूँ ये जो 8 है ये किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, तो अब आप इजीली बता सकते हो किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है। ये स्पेसिफाई कर रहा है अर्बन मेल्स के टोटल को, ठीक है। अर्बन एरियाज में कितने मेल्स हैं जो कि वर्कर्स हैं, वर्कर्स में आपका मेन भी आ जाएगा, मार्जिनल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अर्बन में जो है कितने टोटल मेल वर्कर्स है, ये 8 जो है उसको स्पेसिफाई कर रहा है। इसी मैनर में मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में जो है कोई और डेटा मैं आपको दे दूं कि ये 4 किसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो आप इसको इजीली बता सकते हो। ये कर रहा है कि जो टोटल मेल्स हैं उसमें से मार्जिनल वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो आई गेस समझ में आ गया आप लोगों को कि टेबल से जो है कैसे चीजें क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। देन सोर्स हमने लिख दिया, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2001, ये हमारा सोर्स हो गया है। और फिर आ गया है फुटनोट, दैट इज फिगर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट करोड़, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है कि जो फुटनोट में क्या लिख दिया है कि जो फिगर्स है वो नियरेस्ट करोड़ में क्या है, राउंड अप किए गए हैं। ये चीज यहीं पर आएगी इसी के सोर्स के नीचे, ऐसे आधे आधे बीच में नहीं लिखना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेसिफाई करने के लिए ये यहाँ पर लिखना था, इसलिए इधर उधर किया है, ठीक है। अदरवाइज जब आप टेबल बनाओगे तो ये सोर्स के जस्ट नीचे फुटनोट को आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आई गेस टेबल जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ है कि टेबल को जो है कैसे बनाना है एंड टेबल के जो वेरियस पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल को देखते हैं कि वेरियस जो है आपके पास में क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं टेबल के। सो टेबल्स जो है वो अगर ब्रॉडली बोला जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और इनके अंदर जो है इनके सब डिविजन्स भी होते हैं। क्या है ब्रॉड मैनर्स में, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर जो है हम टेबल को क्या कर रहे हैं, जो है डिवाइड कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। दैट इज बेसिकली जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल जो कि
जनरलाइज्ड मैनर में आपने बनाया, ठीक है, कि वो जो है कोई स्पेसिफिकली नहीं बनाया किसी पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव से, एक जनरल टेबल आपने फॉर्म किया है। स्पेशल पर्पस टेबल की एक कोई स्पेशल पर्पस है कि इसके लिए जो हमने टेबल बनाया है, ठीक है, तो वो आपका स्पेशल हो जाएगा। देन कम्स टू द नेचर ऑफ डेटा, आपके पास में डेटा कौन सा है, ओरिजिनल टेबल और दी डेराइव टेबल, एंड देन द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इन सभी को, ये जो जो इनके सब डिविजन्स हैं और जो टोटल 6 टाइप्स ऑफ टेबल हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं जनरल पर्पस टेबल पर, तो इट रिप्रेजेंट्स द रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल एंड कवर्स वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज जनरल पर्पस। अभी यहाँ पर हमें कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस टेबल पर जाऊं, ये हमारा एक जनरल पर्पस टेबल है कि हम जो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को निकाल रहे हैं वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स के बेसिस पर, एंड जो है जेंडर एंड लोकेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, फुल डिटेल में हमने बताया रूरल एरिया में कितने मेल फीमेल वर्कर हैं, नॉन वर्कर है, वर्कर में मेन वर्कर कितने हैं, मार्जिनल वर्कर कितने हैं, सब कुछ स्पेसिफाई कर रहे, ग्रेट डिटेल में ये डेटा हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। दिस इज जनरल पर्पस टेबल। आपका जो भी इधर से पर्पस हो वो पूरा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ वर्कर्स को निकालना है, आप सिर्फ वर्कर्स को निकाल सकते हो, इस बेसिस से जो है आप कुछ भी यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज बेसिकली जनरल पर्पस टेबल, ठीक है, कि कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, बल्कि जो है पूरा जो हमारा जो भी हमारा टाइटल है या जो भी हमारे पास में डेटा था उसको हमने फुल डिटेल में यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द डेटा विदाउट स्पेशल एनालिटिकल पर्पस, यहाँ पर कोई स्पेशल एनालिटिकल पर्पस नहीं था, हमने पूरा का पूरा डेटा डिफाइन किया। दीज टेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, ठीक है। अगर आपको जो है सिर्फ वर्कर्स को देखना है आप वहां से देख सकते हो, अगर आपको नॉन वर्कर्स को देखना है वो देख सकते हो, अगर आपको अर्बन एरियाज में कितने जो है वर्कर नॉन वर्कर है उसको समझना है वो समझ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कि ये जो है ये जो टेबल होते हैं वो आपको बहुत सारे पर्पस जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो आपको कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका नहीं देती है, जो डेटा है जो गवर्नमेंट होती है वो आपको ग्रेट डिटेल में डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है, पूरा डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये यूजुअली जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यूज करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और द रिपोजिटरी टेबल, इसको हम रेफरेंस टेबल या रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज फाइंड आउट करनी तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर, ऑलराइट। इसीलिए जो है इसका नेम ऐसा ही रखा गया, दैट इज रेफरेंस टेबल और द रिपोजिटरी टेबल। देन कम्स टू स्पेशल पर्पस टेबल, कोई स्पेशल पर्पस के लिए आपने जो है टेबल को बनाया है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो मुझे जो है वर्कर्स देखना है कि कितने वर्कर्स हैं इंडिया में, ठीक है, रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में, मेल फीमेल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वर्कर्स देखना है कितने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये वर्कर्स वाला सेक्शन उठा लूंगी, अब मुझे बाकी की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, मैं सिर्फ इसको उठा लूंगी। और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ टोटल देखना है तो मैं इस टोटल पर चली जाऊंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो है जो भी आपका स्पेशल पर्पस है दैट विल सर्व व्हाट, कि आपने कोई स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए जो है डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, दैट वुड बी योर स्पेशल पर्पस टेबल। So these tables provide information specific to the particular inquiry. For example, production figures of a company for the number of years, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्शन फिगर्स पर ध्यान दे रहे हैं, हम कंपनी का पूरा डेटा नहीं निकाल रहे, उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, उनका सप्लाई, उनका रॉ मटेरियल्स, उनका कॉस्ट, ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं, हमने सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल पर्पस टेबल हो जाएगा। These tables are generally very brief and are used to present the results of the analysis of data. It is also known as text table or summary table or analytical table. इसको जो है text table या फिर summary या फिर analytical table भी कहा जाता है, ठीक है। देन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेटा, जैसा डेटा है उस बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओरिजिनल टेबल, जो डेटा आपके पास में है उसको आप एज इट इज ले जाकर लिख रहे हो, दिस इज ओरिजिनल टेबल। आपने अपने मर्जी से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो डेटा आपके पास में था आपने उसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओरिजिनल टेबल, ठीक है, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल डेटा जो है वो आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। The original table contains the statistical facts in their original form.
दैट इज फिगर्स इन दिस टाइप ऑफ टेबल आर नॉट राउंडेड अप। यहाँ पर जो फिगर्स है वो राउंड अप नहीं हुए, जैसे फिगर थे वैसे के वैसे हमने लिखे हैं, ठीक है। इट कंटेन्स डेटा विच वॉज इनिशियली कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल और दी प्राइमरी सोर्स। ये कौन से डेटा को कलेक्ट करते हैं? जो कि प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, वो डेटा यहाँ पर आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टेबल और दी क्लासिफिकेशन टेबल। इसको हम प्राइमरी या फिर क्लासिफिकेशन टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है जैसा का जैसा हमारा प्राइमरी डेटा था वैसा ही हमने क्या किया है, वैसा ही जो है हमने अपने जो हमने टेबल बनाया उसी में जो है हमने डेटा को पुट किया है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ऑल राइट, देन आते हैं डिराइव टेबल पर। अब डिराइव टेबल इज बेसिकली व्हाट, कि आपने जो है आपके पास में जो डेटा था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, उसको राउंड अप किया, उसमें परसेंटेजेस, रेशियोज ये फाइंड आउट किए और फिर आप उसको पुट कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली डिराइव टेबल। कि जो एक्चुअल डेटा था उसमें आपने कुछ कुछ चेंजेस किया, उसमें आपने कुछ कुछ जो है ना और भी लाइक मेथड्स अप्लाई किए एंड उसमें कुछ फिगर्स चेंज हुए हैं एंड दैट फिगर्स को आप पुट कर रहे हो इन योर टेबल, तो उसको हम डिराइव टेबल कहते हैं। So a table which presents results derived from the original data like averages, percentages, ratios, etc. is known as derived table. It expresses the information derived from original or primary tables. ठीक है, ये जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है जो कि डिराइव की गई है ओरिजिनल या फिर प्राइमरी टेबल से, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ए डेरिवेटिव टेबल। डेरिवेटिव टेबल क्यों बोला है? क्योंकि जो है डेटा को आप डिराइव कर रहे हो, ठीक है, आपने एग्जैक्टली सेम डेटा पुट नहीं किया है, आप डेटा को डिराइव कर रहे हो, इसलिए जो है इसको डेरिवेटिव टेबल कहा जाता है, ठीक है। देन ऑन द एक्सटेंट ऑफ कवरेज पर अगर हम लोग देखें तो दैट इज सिंपल टेबल। मान लो जो है आपके पास में एक ही कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है और आप उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन कर दे रहे हो या हम बोले प्रेजेंटेशन कर दे रहे हो, दैट इज योर सिंपल टेबल, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास जो है 11th इन योर स्कूल, सेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा लाइक वो नहीं किया आपने कि कुछ जो है और उसका डिवीजन किया हो, एकदम सिंपल सादा था, एक सेक्शन बना दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना दिया, टेबल बन गया। दिस इज सिंपल टेबल, वन वे टेबल। इसमें जो है आपके कोई भी सब जो है ना डिविजन्स नहीं है, सिर्फ एक एक बार ही डिवाइड हुआ है। दिस इज योर सिंपल टेबल, ठीक है। So it is the simplest form of table in which data is presented according to one characteristics only. Univariant frequency distribution is presented in one-way table as only one variable is under study. ठीक है, जो यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेजेंट किया जाता है। यूनिवेरिएंट मतलब कि एक वेरिएबल। ये सब कुछ हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आपका वो वाला चैप्टर, तो आपको यहाँ पर ये चीजें समझ नहीं आ रही होगी क्या हो रहा है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले वो कंप्लीट कर लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज वन वे टेबल और फर्स्ट ऑर्डर टेबल। इसको हम वन वे टेबल या फिर फर्स्ट ऑर्डर टेबल कहते हैं, ठीक है। देन आता है कॉम्प्लेक्स टेबल पर। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में एक से ज्यादा वेरिएबल्स आने वाले हैं आपके, ठीक है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स टेबल कहेंगे। A table which presents data according to two or more characteristics is known as complex table. Complex table can be divided into three parts. तीन पार्ट्स हो सकते हैं इसके। एक होगा आपका टू वे टेबल, ठीक है, और दी डबल टेबल, जहां पर आपके जो है दो इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। ये आपका जो है सब डिवीजन होगा एक बार, दैट इज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना। Number of students of class 11th in different sections are further divided 6 wise. ठीक है, तो इट इज बेसिकली कुछ ऐसा आप देखोगे कि आपका एक तो ये सेक्शन वाला पार्ट तो अलग ही हो गया, ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड किया है दो बेसिस पर। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए एक तो आपने, और बॉयज और गर्ल्स ले रहे हो आप, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज टोटल 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और बॉयज इतने, गर्ल्स इतने। ऑलराइट, तो ये क्या है, आपने आपका एक जो डिवीजन था उसको एक और बार डिवाइड किया है। पहले आपने सिंपल में क्या किया था, सिर्फ सेक्शन को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड किया था। अब आप सेक्शन को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आप बॉयज एंड गर्ल्स में भी डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने दो बार क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, या हम बोलें कि इसको जो है आपने दो बार वी कैन से कि आपके जो है दो वेरिएबल्स को आपने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर टू वे टेबल, ठीक है।
फिर आते हैं 3 वे टेबल पर। 2 वे में क्या हुआ था, 2 बार डिवीजन हुए थे, 3 वे में क्या हो जाएगा, इसका और फर्दर डिवीजन, ठीक है। So in a 3-way table, 3 characteristics of the data are classified. It gives information regarding 3 interrelated characteristics of a particular phenomena. 3 interrelated characteristics जो है वो शो किए जाते हैं एक particular phenomena के। जैसे कि for an example we have taken marks of students, ठीक है, ये marks है हमारे पास में, उसके बाद में मेल्स फीमेल्स लिया हमने, उसके बाद में अर्बन रूरल लिया, ठीक है। तो जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है उसको आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, उसको आप मार्क्स जो है उसको आप डिवाइड कर रहे हो मेल फीमेल में, फर्दर अर्बन रूरल इसमें जो है आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 3-वे क्लासिफिकेशन। योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, देन हियर कम्स योर सेकेंड क्लासिफिकेशन एंड हियर कम्स योर थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन जो है आपके हुए हैं किसमें, 3-वे टेबल में। ऑल राइट, देन इसके अपार्ट एक और आता है दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल इज बेसिकली जहां पर आप जो है 3 से ज्यादा जो है लाइक आपके डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे या 3 से ज्यादा जो है वी विल से डिविजन्स होने वाले हैं, उसको जो है मैनीफोल्ड टेबल कहा जाता है, ठीक है। सो द टेबल विच एक्सप्लेन्स मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा is known as manifold table. These tables provide information on a large number of interrelated problems or characteristics of the given phenomena. This is the most complex form of the table. ये most complex form of table है, ठीक है। complex किसको बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा डिविजन हमें करने पड़ रहे हैं, वो आपका complex हो गया, ठीक है। अब उसमें आपका 2-वे 3-वे एंड ये जो है आपका manifold table। ऑल राइट, तो अब जो है ये कुछ manifold आ गया कि बॉयज अर्बन रूरल मैरिड अनमैरिड मैरिड अनमैरिड, इधर क्लास भी आ गई है। तो इट इज बेसिकली कि आपने जो है 3 से ज्यादा बार क्या किया, इसको डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो हो गया आपका ये 1 2 3, वो उधर वो एक और 4, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है जब आप ज्यादा बार इसको डिवाइड करोगे तो दैट वुड बी योर मैनीफोल्ड टेबल, ठीक। आई गेस जो वेरियस आपके क्लासिफिकेशंस या टाइप्स ऑफ टेबल है वो क्लियर है। नाउ एक और जो है हमारे पास में मेथड होता है टेबल्स को क्लासिफाई करने का, तो वो चीज और थोड़ी सी हम लोग पढ़ ले एंड देन आफ्टर दैट हमारा टेबुलेशन विल बी कंप्लीटेड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन में वी हैव दिस क्लासिफिकेशन दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। हम जो है डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो उसे जो है हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलेंगे। So qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of the phenomena. Unemployment in Punjab by sex and location percentage दिया है। So हम जो है क्वालिटी के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, डेटा को कर रहे हैं क्लासिफाई। So that would be what आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल नंबर जो सिंपल जो है उसके नाम से जाओ, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के बेसिस पर जो है आपका डेटा जो है वो क्लासिफाई किया जा रहा है। क्वांटिटेटिव, सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑकर्स व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमेना। जैसे कि मार्क्स हमने लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये 20 30 ये क्या है, दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। और कितना आ गए इसमें, 3 स्टूडेंट्स है, तो दिस इज व्हाट, आपने किसी क्वांटिटी के बेसिस पर जो है डेटा को क्लासिफाई किया है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, मेल फीमेल के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई किया, ठीक है। तो बॉडी पर ये जो बॉडी आएगा ये तो ऑब्वियसली आपका क्वांटिटी ही आना है, न्यूमेरिकल फिगर्स ही आना है, लेकिन क्लासिफिकेशन इधर क्या किया हमने, मेल फीमेल रूरल अर्बन, और इधर क्या कर रहे हैं हम 20 30 30 40 40 50, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। तो आई गेस क्वालिटी और क्वांटिटी का जो मतलब है वो आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जो है जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप है दैट इज बेसिकली आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। टेम्पोरल मींस टाइम के बेसिस पर। तो अगर आप किसी डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो कुछ टाइम के बेसिस पर, टाइम को रेफरेंस मानकर, तो उसे जो है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। In temporal classification, data are classified according to time and time becomes the classifying variable. So annual sale of cell phones in the city of Delhi
2014, 15, 16, 17, 18, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम पीरियड। तो जब हम टाइम पीरियड के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे जो है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। देन आता है स्पार्शियल क्लासिफिकेशन, विच इज बेसिकली लोकेशन के बेसिस पर आप जो है डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो। तो लोकेशन, यूएसए, यूके, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप किसी डेटा को लोकेशन के बेसिस पर जो है क्लासिफाई कर रहे हो, या हम बोले कि लोकेशन के बेसिस पर अगर आप टेबल बना रहे हो, तो दैट इज बेसिकली योर स्पार्शियल क्लासिफिकेशन। So in spatial classification, place location becomes the classifying variable. It may be village, a town, a district, a state or a country as a whole. All right. So I guess जो tabulation of data है and जो textual presentation है वो आप लोगों को clear out हो गया है। Now एक important information है, that is जो CUET का batch है वो start हो चुका है on Unacademy and आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है आपके CUET को प्रिपेयर कर सकते हो with the help of the top educators in this particular field, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, Unacademy पर मिलेंगे। So to enroll in the batches आप लोगों को एक कोड यूज करना है which is basically SAKSHI-V, SAKSHIV। और जो वेरियस बैचेस है स्टूडेंट्स, उनकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम CUET, अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज के लिए भी जो है डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर क्लास 11 वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में और इनका जो है भरपूर मैनर में जो है ना बेनिफिट उठा सकते हैं। टू एनरोल इन दी कोर्सेज एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को कोड यूज करना है विच इज SAKSHI-V। आई होप सो कि टैबुलेशन वाली जो चीज है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से एजुकेटर कौन से वीडियोस लेकर आ रहे हैं, किस टाइम पर लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड टैबुलेशन एंड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।